इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है पहले वो समझो। ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। अब अगर हम एक टेस्ट चार्ज को, ये है टेस्ट चार्ज, बेटा याद रखना टेस्ट चार्ज बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी भी हम टेस्ट चार्ज को नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम नेगेटिव लेंगे तो पूरी फिजिक्स की बुक यहां से वहां हो जाएगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ऊपर से फेंको, क्या होगा? चिपक जाएगा कि रिपेल होगा? रिपेल होगा। कुछ इस तरह का पाथ बनेगा। किसका पाथ बना? ये टेस्ट चार्ज का। इस पाथ को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स? पाथ ऑफ यूनिट, यूनिट मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो, पाथ ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पाथ ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इतना क्लियर? अब अगर यहां से टेस्ट चार्ज आएगा तो इस तरह से, तो भी ये क्या होगा? रिपेल। ठीक, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री से जाएंगी सारी लाइनें। कहीं भी बनाओ आप, ऐसे बनेंगी लाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। बनाते चलना आप लोग, बैठे मत रहना। अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो आइसोलेटेड मतलब अकेला। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वही टेस्ट चार्ज अब क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो अब ये सारी लाइंस कहां हो जाएंगी? इनवर्ट्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस चार्ज से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाएंगी, और अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो लाइंस इनफाइनाइट से आएंगी, चार्ज पे वैनिश होंगी। ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपको? डायग्राम बना लीजिए, फिर अगले डायग्राम पे आते हैं। ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, ये आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है।
अब अगर आइसोलेटेड ना होकर सिस्टम है, सिस्टम मीन्स मोर देन वन चार्ज, एक प्लस का स्फीयर, एक माइनस का स्फीयर, ये है। तो अगर दो चार्जेस का सिस्टम है तो लाइन पॉजिटिव से बाहर जाएगी और नेगेटिव के अंदर। याद रखिएगा, लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ऑरिजिनेट भी 90 डिग्री पे होगी और वेनिश भी 90 डिग्री पे होगी। देखना इसमें बच्चे गलती क्या करते, लाइन ऐसे बना देते। अगर आपने ऐसे लाइन बना दी तो ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि ना तो यहां 90 डिग्री बना, ना यहां 90 डिग्री बना। लाइन कैसे बनेगी? ऐसे, यहां से भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये डिजाइन नहीं है, कर्व बनाने की वजह है। वजह क्या है? 90 डिग्री। तो अगर सिस्टम है तो लाइंस ओरिजिनेट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और वेनिश होंगी नेगेटिव चार्ज पे। जैसे एक स्फीयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहां एक प्लेट रखी है, प्लेट। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो लाइंस कैसे बनाएंगे आप? यहां भी 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री। ये बेटा एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन, स्फीयर और प्लेट के लिए लाइंस बनाने का। बन गया? अब अगर चार्जेस सिमिलर है तो लाइंस कैसे बनेंगी? ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, तो इससे भी लाइंस इनफाइनाइट पे जाएंगी, इससे भी लाइंस इनफाइनाइट पे जाएंगी। तब लाइंस कैसे बनेंगी? देखिए आपके उसमें बुकलेट में भी बनी होंगी, ऐसे बनेंगी लाइंस। रिपेल करती हुई, एरो सारे आउटवर्ड्स, क्योंकि प्लस का चार्ज है। अगर यही चार्ज माइनस का होता तो ये एरोज सारे कहां हो जाते? इनवर्ड्स। अगर दोनों चार्ज माइनस के होंगे तो एरोज इनवर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये बताइए, ये जो लाइन है
इसे क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ये जो एरो हम बना रहे हैं, ये एरो किसे रिप्रेजेंट करता है? एरो किसे रिप्रेजेंट करता है? तो एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। जब फील्ड लाइन सीधी है तो हर पॉइंट पे देखो, कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे, स्ट्रेट आएगी। कब? जब फील्ड लाइन सीधी है, स्ट्रेट है। लेकिन जब फील्ड लाइन कर्व्ड है, तो कर्व पर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम डायरेक्शन में आएगी? नहीं। कर्व पर डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? क्या बनाना पड़ता हमें? टेंजेंट। यहां टेंजेंट नीचे जा रहा, यहां बिल्कुल सीधा, और यहां ऊपर। ठीक। तो फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट बनाया जाता है, that tangent represents the direction of electric field at that point. इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है तो क्या बनाना है? टेंजेंट। यहां क्यों नहीं बनाना पड़ा टेंजेंट? क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर कर्व है तो कर्व पर आपको टेंजेंट बनाकर क्या रिप्रेजेंट करनी होगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बुकलेट में देखिए है ये पॉइंट, सिक्स्थ नंबर पे ये पॉइंट होगा। सेवेंथ पॉइंट पे आइए। सेवेंथ नंबर का पॉइंट कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता वो समझिएगा। कभी भी दो फील्ड लाइंस, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए ये है लाइन नंबर 1 और ये है लाइन नंबर 2। कभी भी ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। देखो जैसे ये बनी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग जाएगी, ये अलग जाएगी। कभी भी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर नंबर ऑफ टेंजेंट कितने बन पाएंगे? 2। लाइन 1 के लिए टेंजेंट बनेगा ऊपर की साइड, ये जा रहा E1। लाइन 1 के लिए ये है टेंजेंट, और लाइन 2 के लिए ये बनेगा टेंजेंट। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। If two lines intersect each other,
then there will be two directions of electric field at the point of intersection, which can't be possible. ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है कि two lines never intersect each other, because if they do so, then at the point of intersection there will be two directions of electric field, which can't be possible. अब हम इसे डिटेल में समझें, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। एक्चुअल में ये लाइन है क्या? ये लाइन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पाथ। पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके नीचे आ गया। लाइन 2 में पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके ये नीचे आ गया। अगर लाइंस कट करेंगी तो यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आके पॉजिटिव चार्ज कंफ्यूज हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आके या तो वो नीचे जा पाएगा या ऊपर। एक ही इंस्टेंट पे दो पाथ तो फॉलो कर नहीं पाएगा, इसलिए दो लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। समझ में आई बात? बना लीजिएगा ये, क्योंकि नोट्स में सही नहीं बना है ये। इसके बाद अगर एक बॉडी पे चार्ज ज्यादा है और दूसरी बॉडी पे चार्ज कम है, इसका नाम है Q1, इसका नाम है Q2। Q1 is greater than Q2। तो जिस पर चार्ज ज्यादा होगा उस पर नंबर ऑफ लाइंस भी ज्यादा ओरिजिनेट होंगी। मतलब ये रहा, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो एक डायग्राम है, वैसे इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक चार्ज में बहुत सारी लाइंस बना देंगे, दूसरे में कम लाइंस बनाएंगे। आपसे पूछेंगे विच हैज मोर मैग्नीट्यूड, तो जिसमें नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये क्लियर? लास्ट प्रॉपर्टी, बेटा इस तरह से पैरेलल लाइंस अगर कहीं बनी है बिल्कुल एक दूसरे के सेम गैप पर, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस फील्ड में आप कहीं भी जाओ, ए पर, बी पर, सी पर, सब जगह आपको फील्ड की इंटेंसिटी कैसी मिलेगी? यूनिफॉर्म। अगर यहाँ 4 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ भी 4 न्यूटन पर कूलम, यहाँ भी 4 न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर लाइंस ऐसी बनी है, मतलब इनके बीच में जो गैप है वो एक जैसा नहीं है,
तो ये फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म है तो जहां लाइंस डेंस है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हाई होगी, और जहां लाइंस रेयरर हैं, उनके बीच में गैप ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। मतलब ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। जितनी ज्यादा लाइंस डेंस होंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। क्लियर? बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट? चलो अब लिखो होमवर्क। अब लिखो होमवर्क। जो होमवर्क मैं दे रहा हूं